बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च है और दिन है बुध का। कल मैंने रात को जो वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो लेटर लिखा उसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उसके असरात क्या हो सकते हैं। लेकिन अब उसके कंटेंट्स पे बात करते हैं और ये 3 पार्ट्स में मैं ये वीडियोज़ करूँगा। ये पहला पार्ट है और इसके शुरू में मैं आपको एक बात बता दूँ कि नज़र ये आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं जो 6 जजेस हैं वो हर तरह का ख़तरा मोल लेने को तैयार हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो एक जवाबी हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है उसको नाकारा बनाने की तरफ वो जा रहे हैं और उसको नाकारा बनाने की उन्होंने एक बड़ी कोशिश की है। यानी जो इसके रद्द-ए-अमल में जो कुछ होगा उसका पहले ही वो सदेबाब करने जा रहे हैं। और यही भी मैं आपको शुरू में बता दूं कि इस जो लेटर है जो ये लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, इसमें 3 ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि जिसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार दिए जा सकते हैं और उनको ओहदे से फारिग किया जा सकता है, वो जज भी नहीं रहेंगे। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब बहुत पसंद करते हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब को। उनकी बड़े करीबी तल्लुकात हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ और इस हद तक करीबी तल्लुकात हैं कि कल जो मैंने वीडियो में बताया था कि हमारे दोस्त बिशारा राजा ने ये एक्सक्लूसिव खबर दी थी और फिर मरीम नवाज़ खान ने भी इसका जिक्र किया था कि कल जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब की मुलाकात हुई तो उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया सलीना ईसा साहबा भी मौजूद थी। ये रिपोर्ट हुआ, अभी तक इसकी तरदीद बहरहाल सामने नहीं आई। तो जब आमिर फारूक साहब काजी फाइज साहब के दिल के बहुत करीब हैं, उनकी दोस्ती है, तो क्या वो काजी आमिर फारूक साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है और अगर कोई रेफरेंस जाता है तो फिर क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब आमिर फारूक साहब पर नून लीग को बहुत एतमाद था और एक कमीशन में इन दोनों को इकट्ठा रखा गया था। तीसरे जज नईम अफगान साहब थे। अब आ जाएं इस वीडियो में पहले 5 जो पैराग्राफ है उनका जिक्र करते हैं। पहले 5 पैराग्राफ में क्या है? जजेस ने लिखा है कि हम ये ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई हासिल करने के लिए लिख रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रहनुमाई करे कि इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के इक़दाम को कैसे रिपोर्ट किया जाए और उनका जवाब कैसे दिया जाए। जिन इक़दाम के ज़रिए वो जजेस के फ़राइज़ की अंजामदही में मुदाखलत करते हैं या उन्हें धमकियाँ देते हैं, यानी जो जजेस के काम में मुदाखलत करती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या उनको धमकियाँ देते हैं, तो उस पर जजेस क्या करें, उनका एक्शन क्या होना चाहिए, उनका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, वो क्या ऐसा करें। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाए जो ज़ाब्ता अखलाक बनाती है जजेस का, और वक्त के साथ साथ वो ज़ाब्ता अखलाक तब्दील भी हो सकता है। एक नई सूरत हाल क्योंकि आ गई है तो इसलिए वो पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जजेस के अगर किसी एक जज के इल्म में अपने साथी जजेस के हवाले से या हाई कोर्ट की निगरानी में काम करने वाली मातहत अदालतों के जजेस के हवाले से कोई मालूमात मिलती हैं तो इसको किस तरह रिपोर्ट करे। पैराग्राफ नंबर 2 में जजेस ने कहा है कि 23 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शौकत अजीज़ सिद्दीकी बनाम वफाक पाकिस्तान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह मामला उभर कर सामने आया है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की गलत रिपोर्ट की बुनियाद पर 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से गलत तौर पर हटाया गया और शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बतौर जज हाई कोर्ट तस्वुर किया जाए। खत में कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ISI के DGC पर खुले आम इल्ज़ामात लगाने की बुनियाद पर हटाया गया था। इन इल्ज़ामात में जस्टिस सिद्दीकी ने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंचेस की तश्कील करवाते हैं और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की कार्रवाई में मुदाखलत करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में कहा गया है जो ख़त है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त जनरल बाजवा साहब थे और वफाकी हुकूमत ने जस्टिस सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। उसके अलावा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सिद्दीकी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल करवाई थी। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मुकदमे में करार दिया है कि किसी जज को मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात की इंक्वायरी के बगैर मनसब से नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात की तहकीक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी करदा कोड ऑफ कंडक्ट की रोशनी में करेगी और वो इंक्वायरी मफरूज़ात की बुनियाद पर अखज़ किए गए जज के रवैये की बुनियाद पर नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिक्लेयर किया है कि जस्टिस सिद्दीकी के खिलाफ जो भी इक़दाम किए गए हैं वो बदनीयती पर मबनी थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने दायरे इख्तियार से बाहर जाकर इक़दाम किए। ये मैं आपको बताता हूँ एंड में कि ये बात ये जजेस क्यों लिख रहे हैं। वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो रद्द-ए-अमल में जो हथियार इस्तेमाल हो सकता है उसको पहले ही नाकारा बना रहे हैं ये जजेस। पैराग्राफ नंबर 4 में ये कहते हैं कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सिद्दीकी को एक हद तक इल्ज़ामात से बरी कर दिया, ताहम उनको गैर कानूनी तौर पर ओहदे से हटाए जाने के कई साल बाद उनको होने वाले नुकसान का कोई मदावा नहीं है। मजीद ये कि क्या उस वक्त के DGC ISI के इक़दाम दर हकीकत इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के काम में मुदाखलत नहीं थे। ये मामला खुला छोड़ दिया गया है और अगर वो इस तरह मुदाखलत करते थे तो कौन लोग हैं जिन्होंने अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन किया है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुदाखलत के अमल में मुआवनत और सहूलतकारी की। इनका एहतसाब होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के इक़दाम और इस तरह के कंडक्ट को दोहराने का अमल रोका जा सके। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस सिद्दीकी ने अपना मुतालबा मीडिया इंटरव्यूज़ में दोहराया है कि ISI के हुकाम की तरफ से अदालती कार्रवाई में इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए।
पैराग्राफ नंबर 5 में कहा गया है कि हम जस्टिस सदीकी की इस दरख्वास्त की हिमायत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए, और हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसी तहकीकात का दायरा कार इस हद तक वसी किया जाए जिसमें यह तयन किया जाए कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी अमूर बशमूल बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की मार्किंग के मामले में मुदाखलत होती है या नहीं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में काम करने वाली मातहत अदालतों की कार्रवाई में मुदाखलत अभी तक हो रही है या नहीं। इस बात का भी तयन किया जाए कि क्या हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्पेशल कोर्ट्स के जजेस इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से पस पर्दा धमकियों के जेर असर रहकर काम कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। खात में कहा गया है कि हम ये भी नोट करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जजेस के लिए फ्राहम करदा ज़ाब्ते अखलाक में इस हवाले से कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है कि अगर उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं या अदालती आज़ादी में मुदाखलत की जाती है तो इस तरह के वाक़यात पर जज कैसे रद्दअमल दें या रिपोर्ट करें। ये मैंने आपको कहा ना कि मैं पहले 5 पैराग्राफ आपके सामने रखूँगा क्योंकि 6ठा पैराग्राफ सबसे अहम पैराग्राफ है इस लेटर का, लेकिन इसमें ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं इसमें जजेस जो है वो जो बात कह रहे हैं इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी भी, यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं, उनकी लैंग्वेज ज़ाहिर है, एक वो जजेस हैं और एक वो बड़े फोरम को लेटर लिख रहे हैं, उसके मुताबिक उसकी लैंग्वेज है, लेकिन वो कैटेगोरिकल ये बात कह रहे हैं कि जनाब आप उसकी भी इंक्वायरी करें, इसकी भी इंक्वायरी करें, अब तक करें, और वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अभी भी बेंचेस की तश्कील में और केसेस की मार्किंग में बैरूनी जो अनासर हैं वो मौजूद हैं। और ये सीधी सीधी चार्जशीट है जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। गो के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि होता यह है कि आमिर फारूक साहब के पास जो मामला आते हैं वो पहले क्या करते थे कि वो जल्दी जल्दी अपने पास लगा लेते थे, अपने पास लगाते थे, और अपने पास लगा के, और अगर वो हुकूमत की दरखास्त होती थी तो वो एक्सेप्ट हो जाती थी, पीटीआई के खिलाफ फैसला आता था, नून लीग का मामला होता था तो नून लीग के हक में फैसला आता था, यानी ये 99% केसेस में ये रेट है। तो लेकिन उसमें होने ये लग गया कि जब वो फैसला करते थे तो इंट्रा कोर्ट अपील जब दायर होती थी तो इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बाकी 7 जज हैं उन जजेस के पास जाती थी। वो जिन भी 2 जजेस के पास वो लगाते थे वो जजेस आमिर फारूक साहब का फैसला कलअदम कर देते थे। अब इसमें यह हुआ, आमिर फारूक साहब ने यह किया कि ये तो काम ख़राब है। आमिर फारूक साहब ने फिर ये किया कि वो क्या करते थे कि वो केस जो है बजाय इसके कि वो अपने पास लगाते और फैसला देते, वो पहले भेजते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी और जज के पास, वो फैसला करता था सिंगल बेंच, और फिर वो इंटर कोर्ट अपील अपने पास लगाते थे। लेकिन यहाँ पे भी मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये हुआ कि जब वो मामला भेजते थे किसी भी जज को, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को तो वो ना होने के बराबर उन्होंने चीज़ें भेजी हैं, जो सीनियर प्यूनी जज हैं या जिन दीगर जजेस को भेजते थे, वो जज क्या करता था, वो इंटरम ऑर्डर बड़ा तगड़ा करता था और मामला अपने पास पेंडिंग रख लेता था। वो जो इंटरम ऑर्डर है, वो जो अबूरी हुक्मनामा है, मिसाल के तौर पे मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बता देता हूँ आम फहम अंदाज में कि मामला गया बाबर सत्तार साहब के पास कि जनाब ये जो शहरियार अफरीदी साहब हैं और शानदाना गुलजार साहब हैं, इनका जो MPO ऑर्डर है वो गलत जारी किया गया, गलत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने क्या किया कि उस MPO ऑर्डर को सस्पेंड किया, सेटिसाइड नहीं किया, कलअदम नहीं किया, सस्पेंड किया, मुअत्तल किया, कलअदम नहीं किया। उन्होंने उसको सस्पेंड किया, इंटरम रिलीफ के तौर पर उन दोनों को रिहा कर दिया और उनको कहा कि आप इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे, आप इस्लामाबाद रहेंगे, और केस पेंडिंग रख लिया। अब उस इंटरम ऑर्डर को इस्लामाबाद इंतजामिया ने चैलेंज कर दिया आमिर फारूक साहब और एक और जज थे, मुझे याद नहीं है कौन से जज थे, उन जजेस के सामने। अब मसला ये था कि वो जो इंटरम ऑर्डर था वो इंटर कोर्ट अपील उसके ऊपर हो नहीं सकती। तो ये एक जो है वो जिसे आप कहते हैं कि नया कटा खुल गया कि ये तो हो नहीं सकती इंटर कोर्ट अपील। तो उससे ये हुआ कि जब उन जजेस ने, बाबर सत्तार साहब ने, फिर वो चलाते रहे केस, चलाते रहे, रिलीफ मिल गया शहरियार अफरीदी साहब को और शानदाना गुलजार साहबा को। फिर जब माहौल मज़ीद खुला, फिर उन्होंने ज़बरदस्त फैसला जारी किया। उन्होंने जो इनका फैसला था, जो DC का इख्तियार था MPO जारी करने का, वो भी उसको भी उड़ा दिया और बड़ा सख्त उन्होंने ऑर्डर किया। उसमें पे जो कंटेम्प्ट हुई थी उसमें उन्होंने 6 माह की सज़ा दे दी DC को, 4 माह की SSP ऑपरेशंस को और 2 माह की SHO को। अब ये मामला जब इंटर कोर्ट अपील में आमिर फारूक साहब के पास आए तो बड़ी उनको मुश्किल हुई कि कौन सा जज है ऐसा है जिसको मैं अपने साथ बिठाऊं और इन फैसलों को मुअत्तल करूं। अभी कलअदम नहीं हुए, ये तीनों फैसले कलअदम नहीं हुए, मुअत्तल हुए हैं, और वो भी आमिर फारूक साहब को बहुत मुश्किल पेश आई उनको मुअत्तल करने में। जो अभी भी जो DC वाला मामला है उसमें मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब उनके साथ बैठे थे। अब इस सारे सिनेरियो में ये तो पहले ही आमिर फारूक साहब फंसे हुए थे, लेकिन अब इन जजेस ने कहा है कि ये जो केसेस आते हैं उनको मार कैसे किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया, नून लीग ने बना दिया था वो उस वक्त काजी फैसल साहब को ताकतवर करने के लिए। अब यहाँ पे काजी साहब क्यों नहीं करवाते कि काजी साहब इसको भी करवाएं ना,
ये यहाँ पे इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कि 3 जजेस की कमेटी बनाए, यानी आमिर फारूक साहब, मुशर्रफ अख्तर कियानी साहब और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब मिलकर ये बेंच बनाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर 90% केसेस जो हैं वो 2-1 से 2 जजेस बेंच बनाएंगे, जो कि मुशर्रफ अख्तर कियानी साहब हैं और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। फिर इनका इख्तियार बहुत महदूद हो जाएगा आमिर फारूक साहब का। लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा कि आमिर फारूक साहब के हवाले से 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आमिर फारूक साहब जो हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पा सकते हैं, और अगर ये चीज़ हुई तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन ऐसा काजी फाइज साहब करते हैं या नहीं करते, ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आमिर फारूक साहब की काजी फाइज साहब के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।